अगर मैं ये कहूं कि भारत का राष्ट्रपति संसद का एक बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन वो कभी भी संसद के किसी सदन में आके बैठता ही नहीं है। मतलब सुनने में ही किसी पहेली जैसा लगता है ना। बिल्कुल। हम अक्सर टीवी पर देखते हैं ना कि संसद में भारी बहस चल रही है, लेकिन राष्ट्रपति वहां कहीं नजर नहीं आते। सही कहा। फिर भी कानूनी रूप से उनके बिना संसद का कोई वजूद ही नहीं है। तो आज की इस गहन चर्चा में हम इसी दिलचस्प मशीनरी को समझने वाले हैं। हमारे सामने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 से लेकर 90 तक के कुछ बहुत ही शानदार तथ्यात्मक नोट्स हैं। और हमारा मकसद सिर्फ इन अनुच्छेदों के नंबर रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि हमें उस इकोसिस्टम को डिकोड करना है जो असल में इस देश की धड़कन है। मैं तो कहूंगी कि ये विषय अपने आप में बहुत विशाल है, क्योंकि जब संविधान बन रहा था ना, तो सिर्फ एक इमारत नहीं बनाई गई थी, बल्कि शक्तियों के संतुलन का एक पूरा ढांचा तैयार किया गया था। तो चलिए इसी ढांचे की नींव से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 79 संसद की परिभाषा तय करता है, और इसमें साफ लिखा है कि भारत की संसद 3 अंगों से बनेगी: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राइट। इसे समझने के लिए मेरे दिमाग में एक रूपक आ रहा था। जैसे मान लीजिए कि संसद एक बहुत विशाल बरगद का पेड़ है। अच्छा। हाँ, तो लोकसभा उस पेड़ की जड़ें हैं जो सीधे जमीन में यानी जनता के बीच फैली हैं। राज्यसभा उसका पुराना और मजबूत तना है जो उसे स्थिरता देता है। और राष्ट्रपति उस पेड़ की सबसे ऊपरी छतरी या कैनोटी है जो पूरी संरचना को ढकती है। बिल्कुल, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब राष्ट्रपति रोजमर्रा की बहसों में हिस्सा नहीं लेते, तो उन्हें इस कैनोपी के रूप में सबसे ऊपर क्यों रखा गया है? इसका जवाब न संसद के सबसे मुख्य काम में छिपा है। संसद का प्राथमिक काम क्या है? देश के लिए कानून बनाना। अब मान लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा ने किसी बिल पर बहुत लंबी बहस की और उसे भारी बहुमत से पास भी कर दिया। राइट। लेकिन तकनीकी रूप से वो बिल तब तक सिर्फ कागज का एक पुलिंदा है जब तक कि उस पर देश के प्रमुख यानी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर न हो जाएं। ओह, यानी उनके हस्ताक्षर के बिना कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। भारत में जो संसदीय प्रणाली है ना, उसमें विधायिका का कोई भी काम तब तक पूरा नहीं होता जब तक राष्ट्रपति की अंतिम मुहर न लग जाए। ये इस बात की गारंटी है कि कोई भी कानून जल्दबाजी में न थोपा जाए। तो मतलब कानून बनाने की ये जो पूरी असेंबली लाइन है, राष्ट्रपति उसका आखिरी और सबसे जरूरी चेक पॉइंट है। एकदम सही। अब इस असेंबली लाइन के उन 2 हिस्सों की बात करते हैं जहां असल में बहस होती है। नोट्स बताते हैं कि अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना के बारे में है और 81 लोकसभा की। हाँ, राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं और ये एक स्थायी सदन है। और लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं जो सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन मुझे ना राज्यसभा के इस स्थायी सदन वाले कॉन्सेप्ट को लेकर हमेशा थोड़ी उलझन रही है। वो कैसे? मतलब अगर ये सदन कभी भंगी नहीं होता तो इसके सदस्य बदलते कैसे हैं? ये जो 1/3 सदस्यों के रिटायर होने वाला गणित है, ये असल में काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझिए जैसे कोई विश्वविद्यालय काम करता है। अच्छा। विश्वविद्यालय कभी बंद नहीं होता ना, वो हमेशा खुला रहता है। लेकिन हर साल कुछ नए छात्र आते हैं और कुछ पुराने अपनी डिग्री पूरी करके चले जाते हैं। हाँ, सही बात है। राज्यसभा का डिजाइन बिल्कुल ऐसा ही है। हर सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन सिस्टम ऐसा सेट किया गया है कि हर 2 साल में ठीक 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाता है। ओह, और उनकी जगह नए चुनाव होते हैं। बिल्कुल। इससे होता यह है कि सदन में हमेशा 2/3 सदस्य मौजूद रहते हैं। ये निरंतरता इसलिए जरूरी है कि मान लीजिए कभी लोकसभा भंग हो चुकी हो, जैसे आम चुनावों के समय। हाँ, और अचानक देश पर कोई संकट आ जाए, तो हमारे पास एक ऐसा सदन हमेशा मौजूद रहता है जो तुरंत फैसले ले सके। ये रोटेशन का मैकेनिज्म वाकई बहुत स्मार्ट है। एक तरफ स्थिरता है और दूसरी तरफ नए विचार भी आते रहते हैं। और इसमें एक और दिलचस्प बात है, इन 250 सदस्यों में से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति सीधे नामित करते हैं। हाँ, जो कला, साहित्य या विज्ञान के विशेषज्ञ होते हैं। यानी हम चुनाव की राजनीति से परे जाकर सीधा टैलेंट को संसद में ला रहे हैं। राइट। क्योंकि एक महान वैज्ञानिक या साहित्यकार के लिए शायद रैलियां करना या चुनाव लड़ना संभव ना हो, लेकिन जब देश विज्ञान पर कोई नीति बना रहा हो तो उनके अनुभव की तो जरूरत होगी ना। बिल्कुल होगी।
तो अब जब हमने सदनों की संरचना समझ ली है तो अनुच्छेद 82 पर आते हैं, जो परिसीमन यानी डीलिमिटेशन की बात करता है। ये शब्द परिसीमन सुनने में बड़ा तकनीकी लगता है। क्या हम इसे थोड़े सरल तरीके से समझ सकते हैं? इसे समझने के लिए ना बस लोकतंत्र का बुनियादी नियम याद रखिए। एक व्यक्ति, एक वोट और हर वोट की समान कीमत। राइट। अब मान लीजिए 1970 में एक शहर की आबादी 5 लाख थी और एक गांव की आबादी भी 5 लाख थी। दोनों जगह से एक एक सांसद चुना गया। ठीक है। लेकिन 20 साल बाद शहर में बहुत लोग आ गए और वहां की आबादी 20 लाख हो गई, जबकि गांव की आबादी सिर्फ 2 लाख रह गई। तो अगर अभी भी दोनों जगह से एक एक सांसद ही आ रहा है तो शहर के 20 लाख लोगों की आवाज सिर्फ एक इंसान उठा रहा है। यहाँ तो वोट की कीमत बराबर नहीं रही। एकदम सही पकड़े हैं आप। शहर के नागरिक के वोट का वजन बहुत कम हो गया। इसी असंतुलन को ठीक करने को परिसीमन कहते हैं। अच्छा, तो इसीलिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं फिर से खींची जाती हैं? हाँ, ताकि हर सांसद लगभग बराबर आबादी का प्रतिनिधित्व करे। ये तो बहुत जरूरी प्रक्रिया है। अब सदस्यों की योग्यताओं की बात करते हैं, जो अनुच्छेद 83 और 84 में। अनुच्छेद 84 में उम्र को लेकर एक बड़ा अंतर है। लोकसभा के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल है, लेकिन राज्यसभा के लिए 30 साल रखी गई है। क्या सिर्फ 5 साल के अंतर से इंसान अचानक इतना परिपक्व हो जाता है? ये फर्क क्यों है? ये फर्क सिर्फ उम्र का नहीं है, बल्कि दोनों सदनों के स्वभाव का है। राज्यसभा को एक हाउस ऑफ एल्डर्स या पुनरीक्षण सदन के रूप में डिजाइन किया गया है। हाँ, यानी रिव्यू करने वाला सदन। बिल्कुल। लोकसभा में सीधा जनमत आता है। कई बार हो सकता है कि किसी भारी जनभावना या जोश में आकर लोकसभा कोई ऐसा कानून पास कर दे जो आगे चलकर नुकसानदायक हो। हाँ, ऐसा हो सकता है। ऐसे में राज्यसभा का काम उस कानून पर ठंडे दिमाग से विचार करना है, ये देखना कि क्या ये राज्यों के अधिकारों के खिलाफ तो नहीं है। इस गहरी समीक्षा के लिए जीवन के थोड़े अधिक अनुभव की उम्मीद की जाती है, इसीलिए वहां 30 वर्ष की सीमा है। और इसकी उलट लोकसभा को युवा ऊर्जा और जन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करना होता है, तो वहां 25 साल उम्र है, ताकि नई पीढ़ी आ सके। बिल्कुल, ये एक तरह का स्पीड ब्रेकर सिस्टम है। बहुत खूब। अब अनुच्छेद 85 से 90 पर चलते हैं, जो रोजमर्रा के काम से जुड़े हैं। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को सत्र बुलाने या भंग करने की शक्ति देता है। और इसमें एक नियम है कि 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता। लेकिन व्यवहार में क्या ये सच में सरकार की जवाबदेही तय कर पाता है? ये सवाल बहुत जायज है। सतह से देखने पे ये सिर्फ एक टाइम लिमिट लगती है, लेकिन दुनिया भर के तानाशाहों का इतिहास देखिए। वे सबसे पहले क्या करते हैं? वो अपनी संसद को ही बंद कर देते हैं। राइट। वो सालों साल संसद बुलाते ही नहीं, क्योंकि उन्हें सवालों के जवाब नहीं देने। तो इस 6 महीने के नियम को एक सेफ्टी वॉल्व की तरह देखिए। अच्छा, यानी सरकार चाहकर भी भाग नहीं सकती। बिल्कुल। चाहे सरकार के पास कितना भी भारी बहुमत क्यों न हो, उसे हर हाल में संसद का सामना करना ही होगा और विपक्ष के सवालों के जवाब देने ही होंगे। ये एक ऐसी अलार्म क्लॉक है जिसे सरकार बंद नहीं कर सकती। फिर अनुच्छेद 86 और 87 के तहत राष्ट्रपति का संबोधन आता है। हाँ, हर साल के पहले सत्र में राष्ट्रपति का संबोधन होता है। ये एक तरह से सरकार की नीतियों का आधिकारिक दस्तावेज है, जिसे कैबिनेट तैयार करती है। और इसके बाद संसद में धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस होती है ना? बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि इस प्रस्ताव का लोकसभा में पास होना जरूरी है। अगर ये गिर जाए तो समझो सरकार के पास बहुमत नहीं है। बाप रे, तो ये सिर्फ एक भाषण नहीं, सरकार के अस्तित्व की परीक्षा है। अब मैं उस अनुच्छेद पर आना चाहता हूं जो मुझे सबसे माइंड ब्लोइंग लगा। अनुच्छेद 88, अटॉर्नी जनरल वाला नियम। हाँ, भारत का अटॉर्नी जनरल संसद में जा सकता है, बहस कर सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। तो क्या मैं उन्हें एक गेस्ट लेक्चरर कह सकता हूं, जो क्लास में आकर मुश्किल टॉपिक समझाता है, लेकिन एग्जाम सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट्स यानी सांसद ही देते हैं? हाँ, मैं कहूंगी कि आपका ये गेस्ट लेक्चरर वाला उदाहरण बिल्कुल सटीक है। अटॉर्नी जनरल देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं। जब संसद कोई बहुत जटिल कानून बना रही होते हैं, तो कई बार कानूनी पेच फंस जाते हैं। वहां सरकार का मार्गदर्शन करने के लिए उनका बोलना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर उन्हें वोट देने से क्यों रोका गया है? उनके वोट की तो और अहमियत होनी चाहिए। यहीं पर लोकतंत्र का सबसे पवित्र नियम लागू होता है। जनता के भाग्य का फैसला सिर्फ वही लोग करेंगे जिन्हें जनता ने चुनकर भेजा है। अच्छा, क्योंकि अटॉर्नी जनरल एक नियुक्त अधिकारी हैं, चुने हुए प्रतिनिधि नहीं। बिल्कुल। उनकी विशेषज्ञता रास्ता दिखा सकती है,
लेकिन वे देश पर फैसला नहीं थोप सकते। वोटिंग का अधिकार सिर्फ सांसदों के पास है। ये सच में लोकतंत्र की सर्वोच्चता को बनाए रखने का शानदार तरीका है। अब इस ढांचे के आखिरी हिस्से यानी अनुच्छेद 89 और 90 पे आते हैं। जो राज्यसभा के संचालन के बारे में है। राइट। लोकसभा में स्पीकर होते हैं, लेकिन अनुच्छेद 89 कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। हाँ, ये राज्यसभा को एक बहुत ही गरिमापूर्ण नेतृत्व देता है। देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद रखने वाला व्यक्ति इस उच्च सदन का संचालन करता है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि 79 से 81 तक इस इमारत का ढांचा खड़ा हुआ। 82 से 84 तक परिसीमन और उम्र के जरिए ये तय हुआ कि इमारत में बैठेगा कौन। और 85 से 90 तक हमने उस मशीनरी को समझा जो इसे चलाती है। और ये सारी व्यवस्था साबित करती है कि भारतीय लोकतंत्र बहुत ही सोच समझकर बनाया गया एक ऐसा तंत्र है जो आज भी पूरी तरह प्रासंगिक है। बिल्कुल। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहता हूं। हमने अभी बात की कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। राइट। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। हाँ। लोकसभा का स्पीकर तो उसी सदन का सदस्य होता है ना? हाँ, बिल्कुल होता है। लेकिन राज्यसभा, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, उसका नेता उस सदन का हिस्सा ही नहीं है। क्या ये सदन को पूरी तरह से निष्पक्ष रखने की कोई सोची समझी रणनीति या राज्यों की गुटबाजी को रोकने का विचार? ये वाकई एक बहुत ही गहरा सवाल है ना? ये एक ऐसा सवाल है जो अगली बार संसद की कार्रवाई टीवी पर देखते समय गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा।